हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो यार कैसे हो आप सभी लोग, अच्छी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यार हमने बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स है 6, 7, 8 ये सबके लिए एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस लाना शुरू किया था। 9th के लिए भी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हम ला रहे हैं, प्रॉब्लम सेट ला रहे हैं। तो देखो मैंने एक टाइम टेबल हाल ही में बनाया हुआ है और जिसके अकॉर्डिंगली हर दिन हम लगभग 7 से 8 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हर एक स्टैंडर्ड के लिए। तो जिसमें हम 6th को भी दे रहे हैं, 7th को भी दे रहे हैं, फिर 8th को भी आएगा, 9th को भी आएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज में आपको मिल रहा है और एक टाइम टेबल मैंने डाल के रखा है, एक वीडियो मैंने डाल के रखा है। आप वो टाइम टेबल वीडियो देख लो, उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस मिलेंगे। वैसे तो आप एक चीज जानते हो कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, उसके वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जो भी चैप्टर्स पढ़ना है, जो भी लेक्चर पढ़ना है, आप बस प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लो, उस चैप्टर का, उस स्टैंडर्ड का आपको वीडियोस देखने मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर भी सर्च करोगे नाम डाल के तो आपको मिल जाएगा वीडियोस। तो कोई परेशानी यहां तक तो नहीं है। लेकिन हमने जो एक्सरसाइज जो होता है ना, उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको देना शुरू किया, जिसको हम लोग एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आज पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 सेल ऑर्गेनल। वैसे 2 लेक्चर लगेंगे, आज एक लेक्चर और एक और लेक्चर जिसमें ये चैप्टर का एक्सरसाइज पूरा हम लोग आपको समझा देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग तैयार हो। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार हमने आपको पढ़ाया है, लेक्चर वीडियोस बना के दिया है, उसी प्रकार ये भी आपको दे रहे हैं और मेहनत किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग जरूर से हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनके पीछे, उनके लिए राहुल सर इतना मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज शेयर कर देना सबको, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, छोटे छोटे वीडियो से आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है सेल एंड सेल ऑर्गेनल, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और उसके लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और साथ ही में कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम है मेरा, उस पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर लो, डीएम कर लो। टेलीग्राम में हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके रख लो, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है हु एम आई। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, हु एम आई। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, हो सकता है अलग अलग तरीके से आपको टेस्ट में पूछे जाए। तो आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी पता होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि एक चैप्टर अगर आप पढ़े हो और हम हमारे लेक्चर्स अगर आपने देखे, वीडियोस देखे, तो आपको ये सब चीज याद आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, आई एम एटीपी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गन है, हम लोग को क्या पहचानना है, ऑर्गन पहचानना, या फिर क्या है उसका आंसर हो सकता है। नेम द फॉलोइंग बोलते हैं ना हम लोग, वैसे ही है हु एम आई, कौन है ये। ठीक है, तो ये एक ऐसा चीज है जो एटीपी प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको समझाया था, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एनर्जी। ठीक है, पढ़ाया था मैंने चैप्टर का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है चैप्टर का पढ़ाने वाला, तो जाके पहले वो देख लेना। ठीक है, अब एटीपी का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो एनर्जी बनाता है? तो ये बहुत बार बता चुका हूं मैं कि हमारा शरीर में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो सिर्फ बना है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जो भी हम खाना खाते हैं और जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, इन दोनों के रिएक्शन की वजह से वो एटीपी यानी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है, फटाफट से देखेंगे। तो वो ऑर्गन का नाम है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको पढ़ाया है मैंने और इसके ऊपर तो कई सारे वीडियो भी बने हुए। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। याद आ रहा है क्यों पावर हाउस कहा जाता है? क्योंकि वो एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है। करेक्ट, आ गया इसका आंसर। दूसरे का आंसर देखने क्या बोल रहा है, आई एम सिंगल लेयर्ड बट मेंटेन सेल्यूलर ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब मैं एक सिंगल लेयर से बना हूं लेकिन सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन कर सकता हूं। तो ऐसा कौन सा चीज है भैया? तो हमने ये सब चीज पढ़ा है आपको कि जो प्लांट सेल होता है, ठीक है, या फिर आप देखोगे तो प्लांट सेल में एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल क्या होता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी कि जो चीजें उसको चाहिए वो अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जो चीज नहीं चाहिए उसको वहीं पे स्टॉप करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, एक सिंगल लेयर ऑर्गन है जो कि सेल्यूलर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो याद रखना, कभी भी सेल्यूलर ऑस्मोटिक प्रेशर आया तो उसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल। सेल का बाहर का जो कवच होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। करेक्ट है, याद रहेगा। चलो अब अगला देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, आई सपोर्ट द सेल बट आई एम नॉट सेल वॉल। मतलब मैं सेल को सपोर्ट करता हूं लेकिन मैं सेल वॉल नहीं हूं। तो इसका आंसर तो तुरंत मिल गया हमें। ठीक है, आई हैव ए बॉडी रिजेंबलिंग नेट। तो आपको याद होगा कि कोई भी सेल होता है, खासकर प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल वॉल बोलते हैं। करेक्ट है, ये आपको पता है। लेकिन इसी के अंदर आप देखोगे तो एक और लेयर प्रेजेंट होता है जो कि सेल को सपोर्ट करने का काम करता है, और उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, जब मैं ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने, अगर आपने देखा है वीडियोस तो आपको याद आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हो। सेल मेम्ब्रेन या फिर आप बोल लो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रहेगा कितना सिंपल है इसका एक्सप्लेनेशन और कितना इजी तरीके से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। करेक्ट,
अब चौथा देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई एम ए केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोल रहा है, आई एम अ केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो देखो केमिकल फैक्ट्री बोल लो या फिर एनर्जी फैक्ट्री बोल लो, दोनों का मतलब यही है। क्योंकि आपको मैंने एक चीज सिखाया था कि जब हम जो कुछ भी खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिलता है। वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है और उसके बाद हमारे किस में जाता है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर ब्लड के थ्रू आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके थ्रू वो क्या पहुंचाता है, अलग अलग सेल्स में पहुंचाता है। सेल्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया वो जो फूड आपने खाया है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो खाया है केमिकल के फॉर्म में, और जो आपने ऑक्सीजन लिया रेस्पिरेशन करके, वो दोनों का रिएक्शन वहां पे हो रहा है। तो रिएक्शन वहां पे हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन किससे होता है, केमिकल से ही होता है। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है जो एनर्जी बना रहा है, लेकिन किससे बना रहा है, केमिकल से तो बना रहा है। ऑक्सीजन एक केमिकल ही तो है, हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो क्या है, इट इज ए केमिकल एलिमेंट ही है ना। तो एक्चुअल में कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है। मतलब आपका जो केमिकल फैक्ट्री है, एनर्जी फैक्ट्री बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही तो है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, करेक्ट है, इसका आंसर आ गया। एंड लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ मी। मतलब जो पत्तियां होती है, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, वो ग्रीन क्यों होते हैं यार, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये पढ़ाया है मैंने। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट के वजह से जो लीव्स होते हैं, जो पत्तियां होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं। करेक्ट है, यहां तक समझ में आ गया। देखो आप देख सकते हो कितना ज्यादा सिंपल है, और मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे या फिर आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो यार बिंदास आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि है व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ। मतलब क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछा है हमें। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या पूछ रहा है भैया। देखो क्या बोल रहा है, आरबीसी हैड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोल रहा है कि अगर, इफ पूछा है ना, देखो इफ यहां पे देख रहा है, इफ तो सबके आगे समझ लो इफ लिखा हुआ है। तो इफ आरबीसी हैड माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहले मैं बता दूं आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल बोल लो या फिर कार्पस्कल बोल लो। ठीक है, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कार्पस्कल, इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहां से कैरी करेगा, जहां से भी ऑक्सीजन आ रहा है, ऑब्वियसली कहां से आएगा, आपके लंग्स में आएगा। आपने ऑक्सीजन लिया, लंग्स में गया, लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, वहां से ऑक्सीजन लेके आरबीसी पूरे शरीर में घूमता है। हमारे पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है ना, खून घूम रहा है, तो खून मतलब क्या है, आरबीसी है ना, रेड ब्लड कार्पस्कल आरबीसी। क्या होता है, तो आरबीसी जब पूरे ब्लड में घूम रहा है तो वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि इफ आरबीसी हैड माइटोकॉन्ड्रिया, तो अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता, और माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग आप जानते ही हो क्या है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो एनर्जी बनाता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, आरबीसी जो है उसके पास एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, लेकिन अगर समझ लो ऐसा होता, हमारे शरीर में आरबीसी के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता, तो ये जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है ना, ये ऑक्सीजन को जो कैरी कर रहा है ना, ये खुद ही उसको यूटिलाइज कर लेता, ये खुद ही उसको यूटिलाइज कर लेता या फिर एब्जॉर्ब कर लेता और रिएक्शन करता, जिसके वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती और जो एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है वो रुक भी सकता है। करेक्ट है, क्योंकि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना, कहां तक पहुंचाना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचाना। लेकिन अगर आरबीसी के खुद के पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वो खुद ही उसको ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाता और खुद ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता। मतलब ऑक्सीजन पहुंचता ही नहीं जहां पे मेन पहुंचना चाहिए रिएक्शन के लिए, तो वहां पे वो पहुंच नहीं पाता, और इसीलिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इफ आरबीसी हैड माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो पूरा का पूरा खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता, खुद ही क्या कर लेता, यूटिलाइज कर लेता। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो याद रखना ये सब चीजें। ठीक है, तो कोई भी ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने के लिए, और कोई भी ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं तो हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए वो प्रेजेंट नहीं होता। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। ठीक है, देयर हैड बीन, दूसरा देखो, देयर हैड बीन नो डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। क्या बोल रहा है कि इफ, आगे क्या लगा है, इफ है ना ये, इफ, तो इफ देयर हैड बीन नो डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, तो पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब मैंने आपको बताया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब मैंने बताया कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब इन शॉर्ट ये एनर्जी बनाता है, ऑक्सीजन का रिएक्शन करता है। ठीक है, एनर्जी बनाता है। और जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड्स, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं और एक तरीके से आपको कलरिंग इफेक्ट्स, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, कलरिंग प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं। तो अगर ये दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं होता, ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो आप देख पा रहे हो या फिर प्लास्टिड्स जो देख पा रहे हो, ठीक है, अगर इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता तो कोई भी एक दोनों में से नहीं हो पाता। समझ लो कि अगर दोनों में डिफरेंस नहीं होता तो या तो प्लास्टिड नहीं रहता या तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता।
तो दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लास्टिड जो है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो समझ लो प्लांट्स में अगर प्लास्टिड्स की जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही बचेगा, तो एनर्जी तो बन रहा है लेकिन कलर पिगमेंटेशन नहीं होगा वहां पे, ठीक है, तो एक डिसएडवांटेज हो जाएगा, तो इसके लिए वो प्रेजेंट नहीं होता, याद रखना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जीन्स हैड बीन एब्सेंट ऑन द क्रोमोसोम इफ, क्या बोल रहा है, इफ जीन्स हैड बीन एब्सेंट ऑन द क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम होता है उसमें अगर जीन्स प्रेजेंट नहीं होते तो क्या होता। तो पहली बात तो जीन्स का मतलब क्या होता है, ये हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब आप कैसे दिखोगे, आपका नेचर कैसा रहेगा, ये सब जीन्स में छुपा है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे तू बहुत गुस्से वाला इंसान है, तो तू गुस्से वाला इंसान क्यों है, शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स में से कोई मम्मी या फिर पापा जो है वो गुस्से वाले इंसान रहेंगे। तो एक्चुअल में हमारे अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं दिखने में कैसा हूं, मेरी दाढ़ी कैसे आ रही है, ठीक है ना, मेरा बॉडी कैसा है, मेरा साइज कैसा है, मेरी हाइट कैसे है, ये सभी चीज हमारे पेरेंट्स से ही हमारे अंदर आता है। अगर पेरेंट्स हाइट में छोटे हैं तो हम भी छोटे ही रहेंगे, कोई करिश्मा नहीं हो जाएगा। बहुत रेयर केस होता है कि कोई एकदम पेरेंट्स अगर कम हाइट के तो उनके बच्चे एकदम लंबे हो जाते हैं, बहुत रेयर होता है, ये बायोलॉजी है, ठीक है ना, हम साइंस में पढ़ते हैं एक चीज। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमारे पेरेंट्स से ही आते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, वन जनरेशन से, ठीक है, जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक वो पास होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो आया वो किससे आया, हमारे पेरेंट्स से आया, हमारे पेरेंट्स के अंदर जो आया वो उनके पेरेंट्स से आया होगा, और उनके पेरेंट्स से उनके पेरेंट्स से अंदर आया होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आती रहती है, जनरेशन बाय जनरेशन होता रहता है। तो अगर ये जो जीन्स है, क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर ये जो जीन्स है वो है ही नहीं क्रोमोसोम के ऊपर, तो क्या हो जाएगा भैया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो जीन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगा तो यार हमारा ग्रोथ कैसे होगा, हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैड नॉट बीन सिलेक्टिवली परमिएबल इफ, यहां पे बोल रहा है इफ, क्वेश्चन के आगे क्या लिखा है, इफ। तो इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैड नॉट बीन सिलेक्टिवली परमिएबल, तो अगर ये सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है इसका काम क्या होता है कि वो कुछ चीज को एब्जॉर्ब करता है, जो चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीज को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो निग्लेक्ट कर देता है, मतलब उसको बाहर भेज देता है। मतलब ये एक ऐसा चीज है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है ये एक ऐसा चीज है जो सिलेक्टिवली परमिएट करता है, परमिएट मतलब अंदर लेता है। जैसे कि समझ लो कि मेरा माउथ है, ठीक है, आप अगर कुछ खाना खा रहे हो, ठीक है, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, वड़ा पाव, समोसा, कुछ भी खा रहे हो, तो आपका जो माउथ है वो अंदर ले लेगा, लेकिन आप कागज खाओ जबरदस्ती, आपको उल्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लेगा ही नहीं, उसको समझ में आ जाएगा कि भैया ये कुछ अलग चीज खा रहा है, ठीक है, कुछ दूसरा कुछ खा लो, मतलब कोई ऐसा चीज जो खाने लायक नहीं होती, मिट्टी खाने की कोशिश करो, नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो वैसे ही जो सेल होता है, सेल के अंदर का जो लेयर होता है, जैसे मैंने बताया, सेल के अंदर क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है कि बाहर से कोई भी चीज अगर अंदर आ रही है तो सबसे पहले ये इसको क्या करेगा, फिल्टर करने का काम करेगा कि यार सेल के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ इंपॉर्टेंट है, तो चलो ले लिया सेल के अंदर। लेकिन अगर वो सेल के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको बाहर वापस से लौटा देगा, बोलेगा चल भाग यहां से, नहीं चाहिए मेरे को, तो भाग, ऐसा बोल देगा, ठीक है। तो वो उसका काम है, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है इसमें, इसको भी समझ लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हो जाएगा हमारा। क्या बोल रहा है, प्लांट्स लैक्ड एंथोसाइनिन। तो पूछा है इफ प्लांट्स लैक्ड एंथोसाइनिन, तो ये जो एंथोसाइनिन दिख रहा है ये एक पिगमेंट है जिसके वजह से प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर या फिर प्लांट के अंदर ना पर्पल कलर आता है। जैसे आपको पता है कि रेड ब्लड सेल आरबीसी की वजह से रेड कलर आता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पिगमेंट है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल से आता है, ज़ैंथोफिल है, फाइकोबिलिन से, ऐसे कई सारे पिगमेंट्स होते हैं। तो वैसे ही एंथोसाइनिन जो है ना, एंथोसाइनिन ये एक ऐसा पिगमेंट है जो पर्पल कलर देता है। तो अगर ये नहीं रहेगा, मतलब कोई प्लांट्स के अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो जो पर्पल कलर रहेगा वो रहेगा ही नहीं, कलरलेस हो जाएगा। मतलब वो जो प्लांट या फिर फ्लावर के अंदर जो पर्पल कलर होना चाहिए था वो नहीं रहेगा, क्योंकि पिगमेंट ही नहीं है तो कलर रहेगा ही नहीं, मतलब पर्पल कलर गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही सब चीज थे हमारे इस लेक्चर के अंदर। 2 क्वेश्चन हमने करा दिया, अब इसके अंदर ऑड मैन आउट बचा हुआ है और भी 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसको हम लोग हमारे दूसरे लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर जो 2 आएगा उसमें हम लोग करा देंगे। जैसा कि आप जानते हैं आराम आराम से करा रहे, कोई घाई नहीं है, हमारा बहुत टाइम बचा हुआ है और ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस हमारे वीडियोस जो भी हम डाल रहे हैं और जो डाल चुके हैं, पूरा सिलेबस का वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो, वो सब चीज आपको बस देखते रहना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।